हेलो एवरीवन, चलिए शॉर्ट नोट आज रिवाइज करते हैं एनएलएम का। एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्ट 1-2 पेज में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। देखो भाई, जहाँ पे ज़रूरत होगा तो वहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे डिटेल में थोड़ी सी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो सीधा मतलब डायरेक्ट हम बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू होता है dv/dt, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन टी, और डेल्टा पी अपॉन टी यहाँ पे डेल्टा पी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और डेल्टा पी जो होता है वो आई के बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर। इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, जो कि आपको पता है। अब आगे हम देख लेते हैं कि जब हमें फोर्स चाहिए और मोमेंटम चाहिए तब क्या करना होता है। अगर हमें मान लो कि मोमेंटम दे रखा है, फोर्स चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे मोमेंटम को। आप ABCD पढ़े हो ना, ABCD में पहले कौन आता है, एफ, लास्ट में कौन आता है, पी। तो आप ऐसे याद रखो कि अगर हमें पी चाहिए, जो कि बाद में आता है, यानी कि बड़ा है ना पी, तो बड़ा है तो ये पाने के लिए छोटे वाले को जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हमें फोर्स चाहिए छोटा वाला, मतलब कि पी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो हमें एफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स ध्यान रखना, फोर्स 4 प्रकार के होते हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही ये सब आता है, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, बस ध्यान रखना। और बाकी सब क्या है, ये सब फील्ड फोर्सेस हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वो किस वजह से, फील्ड की वजह से लग रहा होता है ना, फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स में कैरी करने वाले जो होते हैं ना, वो ग्रेविटॉन होते हैं, फील्ड पार्टिकल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉल मोमेंटम। जैसे कि एक दीवार है, बॉल आके टकराता है, फिर इधर ही चला जाता है, नीचे गिर जाता है, क्या क्या केसेस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर बॉल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक टकराने के बाद नीचे चला गया, गिर गया, है ना, तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा पी निकालते हैं, पी नहीं निकालते हैं, डेल्टा पी निकालते हैं। ध्यान रखना मोमेंटम में चेंज कितना आता है, डेल्टा पी बराबर एम भी हो जाता है। बॉल का मास क्या था, किस वेलोसिटी से आके टकराया है, वो फोर्स निकालना होता है, तो mv/t कर देते हैं। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी, तो डेल्टा पी तो वही है ना, वही तो यहाँ पे लिख देते हैं, बस टाइम से डिवाइड कर देते हैं मोमेंटम को, हो गया फोर्स, है ना। अगर बॉल टकराने के बाद सेम इधर ही चला जाता है तो डेल्टा पी निकालते हैं, तो डेल्टा पी बराबर 2mv होता है और फोर्स 2mv/t हो जाएगा। और अगर दीवार के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सॉरी यहाँ पे देखो, एक एंगल यहाँ से ही बना सकता है। ये जब बॉल आया टकराता है, अगर एंगल ये दे रखा है, तो मोमेंटम 2mv cos थीटा होगा। 2 क्यों लगा दिए, क्योंकि बॉल इधर आया, इधर ही चला आया। देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे नीचे गिर गया, तो 2 नहीं लगाए थे, है ना। यहाँ पे देखो, इधर आया था, इधर वापस चला गया था, तो 2 लगा दिए थे। यहाँ पे वापस भी चला जा रहा है और कुछ एंगल के साथ आ रहा है, तो इसीलिए 2m भी लगा देंगे, साथ में cos थीटा लगा देंगे। बस याद रखने के लिए ये चीज़ें हैं, ये सभी जो लॉजिक हम दे रहे हैं, ठीक है। 2mv cos थीटा अपॉन टी, फोर्स हो जाएगा, निकल जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होता है, किसी एक, मतलब कि जो होता है ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लगते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, है ना, 3 दिशाओं से जो फोर्सेस लगते हैं, मतलब अलग अलग फोर्सेस लगते हैं एक ही डायरेक्शन में। फोर्सेस या तो आउटवर्ड हो या तो डाउन, मतलब कि उस पे जो लग रहा है उसी डायरेक्शन में हो, इनवर्ड हो। तो 3 फोर्सेस होते हैं एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, और वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो जो फोर्सेस होते हैं तो यहाँ पे T1, जैसे कि T1 है, T1 बराबर क्या लिखेंगे, T1 बराबर T2 और T2 बराबर T3, या नीचे उसके एंगल से जो एंगल बना रहा होता है, जिससे T है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल जो होते हैं उसका रेशियो, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं एंगल से, है ना, साइन अल्फा से, साइन बीटा से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आपका लामीज थ्योरम होता है, ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं पुली मास सिस्टम, या फिर राइटवुड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, पहले केस में मास एक तरफ लटका हुआ है, दूसरे केस में मास इधर दोनों तरफ लटका हुआ है, यहाँ पे लटका हुआ है दोनों तरफ, लेकिन कुछ एंगल पे लटका हुआ है, ठीक है। ध्यान रखो, अगर एक तरफ लटका हुआ है तो टेंशन निकालने के लिए m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें टेंशन निकालना होता है और दोनों तरफ लटके हुए हैं, यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन क्या होगा, एक तरफ इधर भी है, एक तरफ इधर, तो 2 लगा देते हैं ना, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 सारे में आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे भी m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 है ना, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि दोनों तरफ लटका हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टेंशन निकालने के लिए m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि यहाँ पे दोनों तरफ एंगल, मतलब ये एंगल बन रहा है ना कुछ, इसीलिए यहाँ पे हमने साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स एक तरह का नकली फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स या फिर फॉल्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सूडो फोर्स उस मतलब किस कंडीशन में लगता है, ये लगता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि नॉन इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो ऑब्जर्वर दो जगह से देख सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर वो ऑब्जर्वर किसी ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ है जो कि एक्सिलरेटेड है ना, जो कि क्या है, एक्सिलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मतलब एक्सीलरेशन उसमें कुछ है ना, उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहाँ पे एनएलएम वैलिड नहीं होता है, न्यूटन का जो नियम है वो वैलिड नहीं होता है। और जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो जहाँ पे भी कांस्टेंट होता है या फिर एक्सीलरेशन जहाँ पे जीरो होता है तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, जहाँ पे एनएलएम वैलिड होता है, ठीक है। तो दो फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ वैलिड नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि फोर्स बराबर एम में लग रहा है ना, तो एम में तो फोर्स लगेगा, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट और है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लगेगा, नकली फोर्स है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि लिफ्ट प्रॉब्लम में देखो, लिफ्ट है ये, है ना, लिफ्ट में एक मास रखा हुआ है। अब मास रखा हुआ है तो एम पे तो नीचे फोर्स लगेगा एक एम जी पृथ्वी की वजह से, है ना, और ये एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है लिफ्ट, तो मतलब इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। लेकिन ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है ना, ऑब्जर्वर को मान लो यहीं पे बैठा देते हैं, चूहा बना के बैठा दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है जो कि क्या है, वो भी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स जैसे कि एम में इसका मास है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो फोर्स क्या होगा एम में, तो ऊपर की ओर ना लेके हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ले लेंगे, सूडो फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है, नकली फोर्स जिसको बोल रहे हैं। तो नीचे क्या हुआ, नीचे एक एम जी लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे और एक एम में लग रहा है, दोनों को हम कॉमन लेंगे तो एम हो गया जी प्लस ए, जो कि किसके यानी कि वेट लग रहा है, यही तो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। उसी तरह से ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है, जैसे कि लिफ्ट नीचे आ रहा है, बस इसको याद रखना मेरे दोस्त कि अगर ऊपर जा रहा है तो एम इंटू जी प्लस ए कर देंगे, और अगर नीचे आ रहा है तो एम इंटू जी माइनस ए कर देंगे, बस इसको ध्यान रखो और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे ये है ना, ये वाला, इसे भी ध्यान रखो। अब कहानी है बंदर और रस्सी वाली, बंदर ऊपर चढ़ेगा या बंदर नीचे चढ़े उतरेगा, ठीक है, किस एक्सेलरेशन से उतरेगा कि रस्सी जो है वो ना टूटे, या फिर अगर बंदर लटक रहा है पेड़ में तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो रस्सी या फिर जो डाली है ना टूटे, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्मली जो अगर मास लटका होता है तो उसमें mg लगता है, ठीक है, तो इसमें टेंशन कितना आता है, mg के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बंदर लटका हुआ है, एक मास का बंदर है और नीचे बंदर mg इस पे लग रहा है ना, और टेंशन इसमें क्या हो जाएगा, रस्सी में mg हो जाएगा टेंशन के बराबर। लेकिन मान लो कि बंदर ऊपर जाने लगे, ठीक है, बंदर क्या करने लगे, ऊपर जाने लगे, तो इसमें टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है इस पे, और ये जब ऊपर चढ़ रहा है तो हमने बताया ना, जब भी ऊपर जाए तो सीधा लगाओ एम इंटू जी प्लस ए, और कुछ नहीं, ध्यान ज़्यादा मत रखो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, बस इसको याद रखना। यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, और बंदर जब नीचे उतरेगा तो बंदर का मास है तो एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान रखो इस चीज़ को। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि बंदर जिस रस्सी से लटका हुआ है नीचे कुछ मास लटका हुआ है, अगर मास लटका हुआ है तो बंदर जहाँ पे लटका हुआ है यहाँ पे देखो टेंशन एक, ये टेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। बंदर को एक मास की तरह कंसीडर करो, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, यहाँ पे एक रस्सी है, फिर एक मास लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन अलग होगा, इसमें टेंशन अलग होगा, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग रस्सियाँ हो गई। उसी तरह से बंदर लटका हुआ है तो एक मास की तरह इसको ट्रीट करो, ठीक है, बंदर को। तो यहाँ पे देखो, इसमें टेंशन कितना है, इस मास की वजह से इसमें mg आया यहाँ पे,
और ये बंदर चूंकि ऊपर जा रहा है तो इसमें टेंशन कितना आएगा, m इंटू जी प्लस ए आएगा, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे टेंशन ये भी है इस मास की वजह से, ये भी क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे ओवरऑल टेंशन 2 जो है ऊपर रस्सी में ज़्यादा हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए और ए प्लस एम जी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जस्ट उल्टा हुआ, बंदर अब नीचे उतर रहा है तो इसमें तो जो टेंशन आएगा, नीचे उतर रहा है तो क्या यहाँ पे तो टेंशन एम जी रहेगा इस मास की वजह से, लेकिन यहाँ पे नीचे उतर रहा है बंदर इसलिए यहाँ पे टेंशन कम होगा, तो m इंटू जी माइनस ए होगा, लेकिन ये वाला तो जुड़ेगा ही, ठीक है। चलो अब आगे हम ध्यान देते हैं कि वेज वाला क्या होता है। जैसे कि एक ये वेज है ना, इसको वेज बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इस पर एक मास रखा हुआ है, इसको एक्सेलरेट इधर कर रहे हैं इस वेज को, तो ये मास गिरना नहीं चाहिए। इसके लिए कितना एक्सेलरेशन हमें देना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी टेन थीटा, ठीक है, ध्यान रखना। एक्चुअल में नीचे इस पर एम जी साइन थीटा लगता है और ऊपर एम में कॉस थीटा लगता है, जो कि सूडो फोर्स की वजह से आता है। एक एम में सूडो फोर्स इस पर लगता है, ऊपर उसका जो कंपोनेंट लेते हैं तो एम में कॉस थीटा हो जाता है, जो कि बराबर हमने कर दिया था, है ना, कर देते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है ए बराबर जी टेन थीटा। अगर हम इस एक्सिलरेशन के साथ आगे करते हैं तो ये मास नहीं गिरेगा, और इस कंडीशन में वेज द्वारा इस ब्लॉक पे एक फोर्स भी लगता है, नॉर्मल जिसको बोल रहे हो, है ना। नॉर्मल कितना फोर्स लगता है, तो याद रखना एम जी अपॉन कॉस थीटा या फिर एम जी सेक थीटा। अरे भैया कॉस को उल्टी करेंगे तो सेक ही तो होगा, तो एम जी सेक थीटा आप ऐसे भी याद रखना, मैंगो सेक, है ना, एम जी सेक थीटा। और ये फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाई बेज ऑन द ब्लॉक, जो ब्लॉक पे वेज लगा रहा है, ठीक है, वो वाला फोर्स है। अब ध्यान दो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है। देखो जैसे कि एक रस्सी है ना, रस्सी से मास लटका हुआ है, तो यहाँ पे रस्सी में क्या आता है, टेंशन फोर्स होता है, टी बराबर क्या होता है एम जी, जो इसमें नीचे लग रहा है एम जी, वही इसमें टेंशन आ जाता है एम जी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मास है, यहाँ पे भी एम जी आएगा, और यहाँ पे टी न लेके हम क्या लेंगे, के लेंगे, क्या लेंगे, के एक्स बराबर एम जी होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, या फिर फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस के एक्स से, है ना, के एक्स क्या है, माइनस के एक्स। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी बात हो रही है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ये है, और माइनस के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है। मतलब कि देखो के जितना ज़्यादा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट में ये बताता है कि के जितना ज़्यादा होगा उतना तुम स्प्रिंग को नहीं खींच सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा के है मतलब स्प्रिंग को तुम खींच नहीं पाओगे, अगर के कम है मतलब स्प्रिंग को तुम आसानी से खींच सकते हो, खिंचाव ज़्यादा होगा। के एक्स है सीधा, इसका मतलब हुआ अगर के ज़्यादा है तो एक्स कम होगा, एक्स मतलब खिंचाव उसमें कम होगा। अब आगे देखो यहाँ पे, अब कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं, किस तरह से हमें जोड़ना चाहिए। जैसे कि एक दीवार है ना, एक स्प्रिंग जोड़ा, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, अलग अलग उसका के है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। अब इस तरीके से जोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या होगा, लंबा हो जाएगा, मतलब आसानी से खींचा जाएगा, दिमाग लगाओ इसमें, है ना। इसी तरह से जो के इफेक्टिव है तुम्हारा, जो के है, मान लो यहाँ पे 2 था कुछ, ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, सॉरी यार, घट जाएगा, है ना। मतलब के क्या होगा, घट जाएगा। के मतलब ज़्यादा अगर है तो खींच नहीं पाओगे, अगर के बहुत ज़्यादा है मतलब क्या है, अगर के ज़्यादा हो जाता है तो तुम खींच नहीं पाओगे, है ना। अगर के कम है मतलब आसानी से खींच सकते हो। के कम करने के लिए उसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं, जैसा कि आप रेजिस्टेंस में जानते हो कि 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है। सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा आता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सीरीज में एक्चुअल में जोड़ा गया है, लेकिन इसका ओवरऑल जो के है वो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, ठीक है, मतलब खिंचाव इसमें ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, के इफेक्टिव घटेगा, तो घटेगा तो इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। और अगर इसे पैरेलल में जोड़ देते हैं, पैरेलल में अगर जोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग को खींचना मुश्किल हो जाता है, मतलब के क्या होता है, बढ़ जाता है, तो के बढ़ जाता है तो सीरीज में ऐसे इस तरह से इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीच में मास डाल दिया जाए और ये सीरीज में जुड़ा हो तो सीरीज वाले में तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये ना लगा के क्या लगाएंगे, ये वाला लगा देंगे। बीच में अगर मास आ जाए तो के इफेक्टिव K1 प्लस K2 हो जाएगा, ध्यान रखना अगर बीच में मास आ जाए तब। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे
कि अगर इस तरीके से फोर्स लग रहा है इधर, है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है 80 न्यूटन पर मीटर इसमें है, मतलब कि के एक्स जो इसका स्प्रिंग फोर्स है इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो ओवरऑल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, के इफेक्टिव डेफिनेटली भाई घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये आराम से खींच जा रहा है ना, इसीलिए के इफेक्टिव घटेगा। तो के इफेक्टिव घटेगा तो जैसे दो रेजिस्टेंस वाला सवाल करते थे तो सिंपली दोनों को गुना कर देते थे, उनका नीचे सम लिख देते थे, वही यहाँ पे हमने किया है और फाइनली 60 न्यूटन पर मीटर आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जितना छोटा होता जाता है, आपने भी कभी देखा होगा साइकिल में जब स्प्रिंग निकल जाता है तो उसको चढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है ना, जो पीछे होता है जो स्टैंड लगाते हुए ना उस बार वो वाला स्प्रिंग अगर निकल जाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है चढ़ाना। तो अगर स्प्रिंग को काट दें तो क्या होगा, खींचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर लंबा अगर स्प्रिंग तो आराम से खींच सकते हो, छोटा स्प्रिंग है तो खींचना मुश्किल होता है, मतलब के जब बढ़ जाता है। इसी तरह से स्प्रिंग मान लो इतना बड़ा है, इसको काट देंगे दो हिस्से में तो उसका जो के हो जाएगा क्या होगा, दोनों का डबल हो जाएगा। अगर 3 हिस्से में कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हिस्से में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर हम उसको रेशियो में काटेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका के क्या होगा, जैसे कि एक्स और बाई रेशियो में काटा हमने तो के इफेक्टिव निकालने के लिए इसका के इफेक्टिव क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे दोनों का, जो है ना जो जिस रेशियो में काटा गया उसको सम कर देंगे अपॉन जहाँ पे जितना काटा गया है वो लिख देंगे। जैसे कि देखो एक्स हिस्से में काटा गया है तो एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बाई हिस्से में काटा गया है बाई में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। एक स्प्रिंग है, इसको 1:2 रेशियो में काटा गया है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका के कितना होगा, इसका के कितना होगा। अब तुम ही सोचो, जो जो छोटा ज़्यादा होगा, है ना, इसमें छोटा ये है, जो जितना ज़्यादा छोटा उसका के उतना बड़ा है ना। तो टोटल 3 के होगा, 1 + 2 कितना होगा 3 के, डिवाइड कर देंगे इसके नीचे वाला से, है ना, जितने भाग में काटा गया है, जिससे कि 1:2 में काटा गया है, सबसे छोटा ये है, इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 3 के अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो ज़्यादा छोटा है उसका के उतना ही ज़्यादा बड़ा है। वही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, 2:3 में काटा गया है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 के अपॉन डिवाइड कर देंगे जिस रेशियो में काटा गया है 2 से, तो 2 यहाँ पे 3 आया तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बस ख्याल रखना इस चीज़ का। कटिंग व स्प्रिंग विथ हैंगिंग मास। अब ऐसे स्प्रिंग को काट रहे हैं जिसमें कोई मास भी लटक रहा हो, जैसे कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब इस स्प्रिंग से नीचे क्या है अटैच, मास अटैच है कुछ, तब इसको काटेंगे अगर कई चीज़ लेके तो क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 m का मास लटका हुआ है, यहाँ पे 2 m का मास लटका हुआ है ना, यहाँ पे 3 m का, यहाँ पे 2 m का। तो आपको टेंशन तो निकालना आता होगा ना, जैसे कि यहाँ पे 3 m का मास लटका हुआ है तो इस स्प्रिंग में कितना टेंशन आएगा, तो 3 mg आएगा, ठीक है। और इसमें कितना आएगा, यहाँ पे इन दोनों मास की वजह से आएगा, तो दोनों मास कितना है, 3 × 2 = 5m, है ना, यहाँ पे 5 mg आएगा इस स्प्रिंग में टेंशन। ठीक है, अब देखो सवाल आसान हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे काटेंगे, है ना, अब तुम्हें भी पता है जब कटेगा तो ये नीचे गिरेगा और ये झटके से खिंचाएगा ऊपर, है ना, एक्सीलरेट ये ऊपर की ओर करेगा, 2m वाला जो ब्लॉक है, बी ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा और ए ब्लॉक नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, जी से। सिंपल। अब देखो कैसे निकालते हैं, अगर हम ए का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ए का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सिंपल, जो यहाँ पे काटा, सिंपल डिवाइड कर देंगे काटा अपॉन इट्स मास। करने का मतलब है अगर एक एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो जो काटे हैं वहाँ पे कितना मतलब कि फोर्स था, तो वो फोर्स लिखेंगे, जैसे 3 mg था वो लिख देंगे, जो काटे हैं वो वाला, है ना, अपॉन डिवाइड करेंगे उससे जो मतलब जिसका निकाल रहे हैं, जैसे एक्सेलरेशन 3m वाला का है ना इस मास का, तो 3m से डिवाइड कर देंगे, तो 3m और 3m यहाँ पे कट गया, नीचे क्या है g। अब तुम्हें भी पता है ए नीचे जाएगा कि ऊपर, नीचे गिरेगा, है ना, क्योंकि कहीं से सपोर्ट बेचारा को है ही नहीं, नीचे गिरेगा। अब देखो बी की बात कर रहे हैं, बी की एक्सेलरेशन, तो बी की एक्सेलरेशन, तो बी तुम्हें भी पता है ये कटा बीच में, तो ये बी ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, तो सिंपल काटा अपॉन इट्स मास। यहाँ पे काटा कितना, काटा 3 वाला काटा है ना, तो 3 mg, 3 mg करेंगे अपॉन में इसका मास, बी वाले का मास कितना है 2m, तो m से m कटा, कितना बचा 3/2g। अब तुम्हें भी पता है
कि ये यहाँ पे कटा है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ना ब्लॉक, तो ये ऊपर जाएगा, है ना, तो वही हमने लिखा है 3/2 ऊपर जाएगा, ठीक। अगर एक आग ब्लॉक और रहता नीचे तो वही बात होती, ठीक है। अब देखो आगे, अब वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम मतलब जैसे कि देखो, फोर्थ सेकेंड लॉ जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, है ना, यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम क्या होता है, p मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं dt के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम मास को क्या करें, वेरिएबल रखें, ठीक है, मास वेरिएबल जब होता है तो फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला बस याद रखो, एफ इज इक्वल टू होता है वी dm/dt। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, रॉकेट प्रॉब्लम में ये इसका इस्तेमाल होता है, या फिर किसी डिस्क को बैलेंस करना है एयर में तब। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको अब तुम्हें जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर कोई डिस्क को एयर में बैलेंस करना है, ठीक है, तो डिस्क को एयर में बैलेंस करना है, एक डिस्क ऊपर है तो भाई इसका कुछ मास होगा ना, हाँ मास होगा। मान लो कि 5 kg है, तो ये नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा कितने से, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल कितना लगेगा, mg लगेगा। मास जो है उस इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दो, बस जी कितना होता है 10, यानी कि 50 न्यूटन लगेगा इस पर, है ना, पता तो चल रहा होगा इतना। अब देखो, अब ये नीचे गिरेगा तो तुम्हें भी पता है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, एफ कितना लगेगा mg, बैलेंस करने के लिए mg तुम लगाओगे, है ना, और ये होता है v dm/dt। अब बैलेंस किस चीज़ से करना है, बुलेट से करना है, गन चला के, बस ध्यान रखो यहाँ पे यही पूछता है सवाल में, है ना, कि कितने गन, कितने मतलब कि गोलियाँ चलनी चाहिए, कितने बुलेट्स मिल के इसको बैलेंस कर लेंगे, प्रति सेकंड क्या चलनी चाहिए, वो पूछता है, ठीक है। ए फिजिकल टू वी dm/dt होता है, याद रखना। और ये फोर्स जो होता है एक बुलेट द्वारा लगता है, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, वी dm/dt है वही लिख देंगे, यहाँ पे dm हमने हटा दिया है, बस d को हटा दिया बस, ठीक है, m/t, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बुलेट अब आने वाले बुलेट है ना, यहाँ पे n ऐड कर देंगे, n गुना कर देंगे, है ना। ये क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाई n बुलेट्स, मतलब कि ढेर सारे बुलेट्स यहाँ पे आ गए, है ना। सिंपल mg इज इक्वल टू वी dm/dt इंटू n कर देंगे, तो तभी तो mg बेट का डिस्क बैलेंस होगा। जो mg डिस्क है, mg मास का, mg बेट का जो डिस्क है, इसको बैलेंस करने के लिए इतने सारे, मतलब इधर फोर्स ये भी लगेगा, ठीक है। वी dm/dt इंटू एन कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स निकल जाएगा, उससे कितने बुलेट लगेंगे सारा पता चल जाएगा। अब देखो इधर हम बात कर लेते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। यहाँ भी वही बात है, वेरिएबल मास। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे गैस फेंकता है ना, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट नीचे जब ऊपर जब उड़ता है तो गैस फेंकता है बाहर, तो ये गैस जो फेंकता है, ये जो गैस पे मतलब एक्शन फोर्स लगता है, एक्शन लगाता है वो, तो इसको मिलता है रिएक्शन, जिससे कि वो रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। और अगर रॉकेट एक्सेलरेटेड होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो क्या होता है, अब थ्रस्ट ऑन रॉकेट, इफ वेरिएबल मास की वजह से अब थ्रस्ट आएगा ना। अरे भैया जब रॉकेट उड़ेगा तो नीचे फ्यूल खर्च होगा, फ्यूल खर्च होगा मतलब उसका मास घटते जाएगा रॉकेट का, ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम है। तो वी एफ बराबर वी dm/dt, ठीक है, वी dm/dt। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने mg+a क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। और तुम्हें हमने बताया है कि जब भी ऊपर जाता है तो सिंपल कुछ आस मून के m×g+a करो तो करो। बंदर चढ़ रहा है ऊपर, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, चाहे रॉकेट ऊपर जा रहा हो, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, रॉकेट ऊपर जा रहा हो, या फिर बंदर ऊपर चढ़ रहा हो, बात वही है, यहीं पे लगेगा। कहीं पे वही टेंशन के बराबर हो जाता है, कहीं पे वेट के बराबर हो जाता है, और कहीं पे यहाँ पे वेरिएबल मास की वजह से जो हो रहा है, ठीक है। तो m×g+a इज इक्वल टू वी dm/dt। अब इतना कर लोगे तुम्हारे सारे सवाल सही हो जाएंगे। चलो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा। अगर डाउट है कहीं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। थैंक यू।